तो कहानी की शुरुआत ऐसे है कि एक फोटोन है, वो जनरेट होता है हीलियम पॉजिटिव की साइड पे, और फिर क्या होता, फिर वो जाके हाइड्रोजन को अटैक करते हैं। क्या करने के? उसे आयोनाइज करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आई उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। ये कैसे मालूम होगा? मालूम होगा अगर हमने ये फाइंड आउट कर दी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो जो एनर्जी सप्लाई करी माइनस जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन फिक्स है, हाइड्रोजन के केस में फिक्स है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम ये निकाल लें कि कितनी एनर्जी बाहर आई थी, तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बाहर निकाल सकते हैं। जितनी एनर्जी हमने सप्लाई करी माइनस 13.6 कर दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो हम ये निकाल सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। लेकिन लैम्डा कैसे निकाले? फॉर्मूले, उसके भी फॉर्मूले हैं। तो अगर हम लास्ट स्टेप से स्टार्ट करें तो अगर हमें लैम्डा निकालनी हो, इन एंगस्ट्रॉम, अगर किसी ने शर्त लगा रखी है कि आप लैम्डा निकालें इन एंगस्ट्रॉम, तो फॉर्मूला है 12.27 डिवाइडेड बाई √KE। तो पहले हमने KE फाइंड आउट करनी है, बिना KE फाइंड आउट करे कुछ खास कर नहीं सकते। चलो ठीक है, और KE कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सप्लाइड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू KE। अपने पास सप्लाइड एनर्जी तो मालूम नहीं, लेकिन वर्क फंक्शन मालूम है। लेट इट बी x, अगर ये x है तो x माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू KE। क्या x फाइंड आउट कर सकते? कर सकते। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि फोटोन कौन से ट्रांजिशन से कौन से ट्रांजिशन के बीच उसने ट्रांजिशन हो रखी थी, मान लो हमें ये आइडिया लग जाए कि ये जो फोटोन जनरेट हो रही, ये यहाँ से यहाँ के ट्रांजिशन के कारण है, यहाँ से यहाँ के ट्रांजिशन के कारण है, यहाँ से यहाँ के ट्रांजिशन के कारण है। मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें इनके बीच का एनर्जी गैप मालूम है। तो अगर ये ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ है तो इनके बीच की एनर्जी आ गई, यहाँ से यहाँ है तो इनके बीच की एनर्जी आ गई। अगर इस वाली पॉइंट से इस वाली पॉइंट के बीच की है तो इनकी एनर्जी बाहर आ गई। तो इसका मतलब है एक पार्ट तुम्हें पता है 1, लेकिन ये नहीं पता वो 2 है, 3 है, 4 है। तो अगर हमें n मालूम हो जाए, तो ये मालूम हो जाएगा कि जो डेल्टा E है वो कितनी है। डेल्टा E का मतलब सप्लाइड एनर्जी, और सप्लाइड एनर्जी मालूम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते। एक बार ये मालूम हो गई, लैम्डा भी निकाल सकते। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे है ना। पूरी स्टोरी में सस्पेंस ये है कि डेल्टा E तो निकाल ली, लेकिन आइडिया तो हो कि वो 2 से जंप करा था, 3 से जंप करा था, 4 से जंप करा था, या कहीं और से करा था। तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पे इसने लैम्डा दे रखी है हीलियम पॉजिटिव की। ध्यान रखना, ये जो लिख रखा है इसके आगे नाम नहीं लिख रखी है। अगर ये हीलियम पॉजिटिव की लिखी तो इसकी एनर्जी की वैल्यू अलग होगी। सीक्वेंस तो वही होना है कि इनके बीच की जो गैप है वो इनके बीच की गैप से ज़्यादा होनी है। लेकिन हाँ, हाइड्रोजन की तरह इनकी भी 13.6 के फॉर्मेट में हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हमने लैम्डा निकालनी है। लैम्डा कैसे निकाल सकते हैं? तो लैम्डा के केस में हमने क्या देखा भी कि 2πRn अगर हमने निकालनी है, लैम्डा n इज इक्वल टू 2πRn/n लिखा, जिस सेल के बारे में निकालनी है। अब यहाँ पे देखो, इस Rn को अगर हमने फर्दर सिंप्लीफाई करा तो लिख सकते हैं 2π/n, और Rn को क्या लिख सकते हैं? n² a/z, n² a0/z। तो एक n से एक n कैंसिल कर दी, तो ये फाइनली क्या लिख सकते हैं इसे? 2πn a0/z। z का हमें पता है कि ये z इस वाली केस में क्या है? इस वाली केस में z है 2। तो यहाँ पे लिखा 2πn a0/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगी। a0 की वैल्यू पता है 0.529। तो पाई से जब तुमने इसे मल्टीप्लाई करा
जब तुमने इसे पाई से मल्टीप्लाई करा यानी कि 3.14 से, तो ये वैल्यू कितनी आ जानी है, ये वैल्यू आ जानी है कुछ 1.63 के अप्रॉक्स, 1.63n, 1.63n आ गई। अब 1.63n की इसने एग्जैक्ट वैल्यू बता रखी है 3.329 एंगस्ट्रॉम, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, और यहाँ भी हमने वही एंगस्ट्रॉम डाल रखी है ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए, तो ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल और n की वैल्यू आ गई 2, यानी ये ट्रांजिशन 2 से 1 के ऊपर हो रखी है। तो हमने लिखना है भाई E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कि जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े, उसके अंदर थोड़ी वेरिएशन है। वेरिएशन मीन्स कि क्या लिखते हैं हम इसे, अगर हमने हाइड्रोजन टाइप की लिखनी है तो क्या लिखते हैं, ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, क्या लिखा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब अगर 1 की हमें निकालनी है, अगर हमने E1 निकाली तो ये कितनी आ गई, 13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, so this is going to be 53.4 approx 54.4 सॉरी दिस इज 54.4। और E2 कितनी आ गई, और इस वाली केस में अगर हमने E2 निकाली तो कितना आया, माइनस 13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 2 की होल स्क्वायर करी तो 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 13.6। अब हमने क्या करना है, माइनस 54.4 और इस वाली केस में कितनी है, माइनस 13.6, क्योंकि हमने E2 माइनस E1 करना है, तो ये वैल्यू आ गई अप्रॉक्स 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आ गई E2 माइनस 1, वहाँ पे वैल्यू दे रखी है E1 माइनस E2, लेकिन अगर हमने E2 माइनस E1 करी तो ये वैल्यू आ गई 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू आ गई। अब अगर 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई तो यहाँ पे लिखा 40.8 माइनस 13.6 इज इक्वल टू KE। ये वैल्यू कितनी आ गई, अगर हमने 40 से 13 हटा दी, 14 हटा दी होती तो कितना था, यहाँ देखो सीधा सीधा 2 और ये आ गई 27.2, ये आ गई 27.2। एक बारी फिर से देखते, ये फॉर्मूले लिखे थे, इस वाली केस में काइनेटिक एनर्जी मिसिंग थी। काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते अगर हमें सप्लाइड एनर्जी मालूम हो तो, सप्लाइड एनर्जी निकाल सकते अगर हमें n की वैल्यू मालूम हो तो, किस ट्रांजिशन से किस ट्रांजिशन तक चीज़ें आ रही। तो n फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने पहले ये फाइंड आउट करा कि इस वाली पार्ट पे लेमडा n इज इक्वल टू 2 पाई आर एन बाई एन, उसे सिंप्लीफाई करा तो मालूम होगी 0.63 n ए नॉट एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 3.3। क्यों, क्योंकि इसने यही वैल्यू दे रखी है। इससे हमें आइडिया लगा कि n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है। एक बार n की वैल्यू 2 मालूम हो गई तो हमने E2 माइनस E1 करी, E1 और E2 हीलियम के केस में कैलकुलेट करी, लिथियम 2 पॉजिटिव के केस में ये वैल्यू कुछ और हो जानी है। लिथियम के हीलियम पॉजिटिव के केस में जो वैल्यू आ गई उनका जो डिफरेंस है वो 40.8 आ जाना है। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करा तो ये वैल्यू आ गई 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दे रखा है। पहली बात, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दे रखा है। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी, लेमडा पूछे। तो एक तो तरीके है इन सबको कन्वर्ट करना C² करके या फिर h बाई लेमडा करके करना है और उन सारी चीज़ों को निकालना है जो इस तरीके के फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट है 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है 27.2, तो इसके अंडर रूट कितनी होगी 25 की 5 होगी, तो 5.2 5.3 लगा लो। तो ये 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, अगर हमने इसके अंडर रूट लगा ली तो ये आ गई 5.23 ऐसे लगा लेते हैं अप्रॉक्स। तो अगर हमने 12 को 5 से डिवाइड करी तो ये 2.5 से थोड़ी कम होगी। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर डाटा क्लोज है तो फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो 2.5 के आसपास सिर्फ और सिर्फ एक ही डाटा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये बहुत कम है। तो आंसर है कि वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उनकी
उनकी जो वेवलेंथ होगी, उनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो 2.3518 एंगस्ट्रॉम होगी। ये तरीका है, थोड़ा लंबा है, चीज़ों को कनेक्ट करना है, लेकिन ठीक है, प्रॉब्लम है तो सॉल्व तो करना है। एज वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nh/2 और वी कैन से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ओनली, बट n इज नॉट इन द ऑप्शन। Angular momentum is mvr is equal to nh/2 let it be L, so L is directly proportional to n, but there is no option like n. So what is the alternate is, we know that Rn is equal to R naught into n square. For hydrogen like atom it's a R naught by n square. So if I focus on n only, it is going to be under root R. So I can write that is directly proportional to under root R. So R square is invalid statement, 1 by R is invalid statement, 1 by under root R is the invalid statement, and the only valid statement is under root R. One transition is going to generate the energy, and this generated energy has been used to overcome the work function and provide the kinetic energy. What I need to find? I need to find the kinetic energy. So we know that it's a supplied energy minus work function. This will generate kinetic energy. This is going to give kinetic energy. Work function has been provided. It's a 2.5. So let's supply energy is x minus 2.5 is going to be kinetic energy. So if I find what the x can be, if I find the value of x, I can find the Ke. So I need to find energy, I need to find x, that is energy, for the transition from 4 to 2 in hydrogen atom. 4 to 2 in the hydrogen atom, so we know that it's a 13.6 into 1 by, it's a 4 to 2, so 4 minus 1 by 16. So this is 13.6 into 3 by 16, and options will be in the this unit is going to be electron volt. So 13.6 by 16 multiplied by 3, so this is very close to 2.55. This is very close to 2.55. So I know that what the energy has been provided, it's a 2.55 and work function was 2.5. So the kinetic energy is 0.05 electron volt. You have to reconfirm what the unit has been provided. It may be up to here it's electron volt, and finally the options are given in the joules, or one option is given in the electron volt, final answer is given in the joules, or vice versa. So we should be very specific about the units, what the units has been provided. In this case, the right answer is option number 2. Now, as far as this question is concerned, this can create a little bit confusion. Why? Because the moment students see the kinetic energy, and because of automated software in the mind, they connect it with the photoelectric effect. But iodine doesn't show photoelectric effect. So this is not the problem of the question, this is the problem of your mindset. Here what is there? One certain amount of energy is needed to break the iodine molecule, and energy supplied has been given. The wavelength of energy supplied has been given. We need to find out that what amount of energy will be converted, percentage of energy will be converted to kinetic energy. Iodine being a solid molecule, it cannot show the kinetic energy. The moment it gets broken down, it will convert into the iodine vapor, and that vapor will have kinetic energy. So suppose X amount of energy is there. X amount of energy will be utilized first to break the bond, and if something remains, suppose Y amount of energy has been utilized, then X minus Y is the part of energy that can be converted into kinetic energy. Simple. So what the problem is there? First, don't get trapped. This one is not photoelectric effect. This is not photoelectric effect. Photoelectric effect. Why? Because iodine is not a photoelectric substance. Iodine is not a photoelectric substance.
iodine is not a photoelectric substance. And second thing, energy minus energy used by energy multiplied by 100. This can be the working formula to reach to the conclusion. And very simple thing is there, iodine being a solid, when it gets vaporized to iodine, so this vapor will show kinetic energy. Being a solid, kinetic energy concept is not too much applicable to that. So now it's a very simple. What amount of energy is there? Energy is 4000 angstrom. So H is equal to hc by lambda. 6.6 into 10 raised to power minus 34 into 3 into 10 raised to power 8 divided by 4000 angstrom multiplied by 10. And here you need to understand it's a per mole is given. This one is for per molecule. This calculation is for per molecule. This calculation is for per molecule. Per molecule. We need to find for per mole. Multiply this equation, multiply this entire equation by 6.6 multiply this by Avogadro number, 6.023 into 10 raised to power 23. So this is going to be the energy of 1 mole of the substance. This is going to be the energy of 1 mole of the iodine. So this will generate 297 kilojoule. This will generate 297 kilojoule of the energy. So 297 kilojoule of energy was the initial value. Out of this, 246.5 was used to break the bond. So when we divide it by 297 and multiply it by 100, we are getting the answer 17%. And that 17% is the right answer. That 17% is the right answer. So this one is a very simple problem of bond dissociation energy. This one is not anywhere linked with the photoelectric effect. इसने एक एजम्पशन के साथ स्टार्ट करी कि अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर हो तो जो डी ब्रॉगली इक्वेशंस है उनके साथ आपस में क्या रिश्ते होंगे, और आगे उसने लैम्डा को वेलोसिटी के साथ जोड़ रखा है, बाकी ऑप्शंस इसने जनरेट ही नहीं करे। तो हमने जो टेक्निकली बात पढ़ी है वो क्या लिखा भाई, h/p ये लिखा ना। तो इस वाली बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, λ1/λ2 इज इक्वल टू p2/p1, S2 कांस्टेंट। अब इस वाले केस में यहाँ पे P के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो एक बारी लिख के देखते। P मीन्स mv, और इस कोई तरीका है क्या कि हम इसे हाफ mv² में कन्वर्ट कर दें, या हाफ mv² को mv के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करा और v से डिवाइड करा तो मोमेंटम की जगह लिख सकते हैं, तो इसे P की जगह लिख सकते हैं। P कैन बी रिटन एज 2ke/v, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या लिखा, ke2/ke1। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वेलोसिटी की बात आती है तब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इस वाली केस के अंदर v1/v2 लिखनी है, v1/v2। अब उसने मोमेंटम के ऊपर बात नहीं करी, उसने काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बात नहीं करी, उसने बात करी किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। तो क्या रिश्ते क्या है इसके साथ? इसके साथ रिश्ते ये है कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी पहला ऑप्शन सही है, ये कह रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फर्स्ट सही है तो सेकंड अपने आप ही गलत हो जाता है। इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड द मास, ऐसे कैसे हो सकते हैं? वेलोसिटी पे तो डिपेंड कर रही है। अनप्रेडिक्टेबल, ये मतलब इंसानों के ऊपर एप्लीकेबल है।